जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं अवाम के साथ। ब्रेक से कबल हम गुफ्तगू कर रहे थे कराची में पानी के मसाइल के ऊपर। बुनियादी तौर पर शहर में समंदर मौजूद, लेकिन कराची के बासी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। वाटर बोर्ड की जानिब से भी अब एमडी वाटर बोर्ड ने एक अहम नुकात उठा दिया कि सिर्फ 45% पानी की फराहमी जो है वो मुमकिन है, क्योंकि पानी की शॉर्टेज है। साजिद अहमद साहब सीनियर रहनुमा MQM के हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपने में वक्त दिया। साजिद अहमद साहब फरमाइएगा, कब कराची को पानी मिलेगा? कराची में समंदर मौजूद, कराची पाकिस्तान का मुआशी हब, सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू देने वाला ये शहर, फिर भी यहीं के मुकामी अफराद पानी से महरूम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसकी बुनियादी वजह यह है कि मुकामी लोगों को वो इख्तियार दिया ही नहीं जा रहा जो कि उनको देना चाहिए था। वो इसलिए कि अगर मुकामी लोग सिस्टम में बैठे होते, वाटर बोर्ड के और गवर्नमेंट के सिस्टम में बैठे हुए होते, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ते। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब MQM एक ज़माने में जब मुख्तलिफ मुस्लिम लीग नून के साथ पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी रही है, उस ज़माने में कराची की सूरत हाल को देखते हुए MQM ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और उसकी बाकायदा पूरा डेटा बनाकर वो वफाक के हवाले भी कर दिया गया था। वो उसका नाम है K4 जी। अच्छा, ये जो K4 S3 फिर मास्टर प्लान एस्टेब्लिश कर दिया MQM पाकिस्तान ने। मास ट्रांजिट, सर्कुलर रेलवे, कराची के जितने मेगा प्रोजेक्ट थे वो सिर्फ MQM पाकिस्तान ने ही हुकूमत के आगे रखे, पेश किए और कोशिश की कि इस पर इम्प्लीमेंट हो। अच्छा, K4 जिस टाइम मंसूबा रखा गया था उस वक्त तय पाया था कि 50% इसकी लागत जो है वो वफाक बर्दाश्त करेगा और 50% प्रोविंस बर्दाश्त करेगा। लेकिन दोनों ही इस मामले से बड़ी ज़िम्मेदार है और दोनों ने वो इंटरेस्ट नहीं लिया। अच्छा, सिंध की पोजीशन ये है कि इस वक्त वाटर एंड सीवेज बोर्ड सिंध गवर्नमेंट के अंडर में, यानी CM के अंडर में है। जिस वक्त वज़ीर बल्दियात हैं वो उसको मेरे ख्याल में शायद हेड भी करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने वाटर एंड सीवेज बोर्ड को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। जहाँ पूरे सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया है, आप हेल्थ के सेक्टर को देख लें, आप एजुकेशन के सेक्टर को देख लें, आप ट्रांसपोर्ट को देख लें कि इनके न जाने इस 13 साल में 5 से 6 वजीर ट्रांसपोर्ट किया है। लेकिन सबने दावे किए कि 5000 बसें, 2000, 3200, लेकिन कोई एक बस आज तक रोड पर उतारने में ये नाकाम रहे हैं। अच्छा, वाटर बोर्ड का हाल ये है कि वाटर एंड सीवेज बोर्ड इनके अंडर में है, यानी कब्जे में है। कब्जा है लेकिन उस पर काम इम्प्लीमेंट उससे जो करवा सकते प्रोजेक्ट को वो नहीं करवा पा रहे। अच्छा देखिए, वाटर एंड सीवेज बोर्ड वो इदारा है जो कि इस शहर के रहने वाले टैक्स देते हैं, उस टैक्स से उनकी सैलरीज बनती हैं इनके लोगों की। लेकिन इसमें करप्शन इंतहा की है। मिसाल के तौर पर छोटी सी मिसाल दूंगा कि जिस वक्त आज से 2-3 साल पहले जब मैं MNA था, 3 साल पहले, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि सैवरेज की मद में XCN को 2 लाख मिलते थे और उसमें से कट कटा के 25 से 30 हजार का नीचे काम होता था, बाकी सब कमीशन में चला जाता था। इस तरह से वाटर की मद में 3 लाख रुपए XCN को मिलते थे, लेकिन समझिए वो सब के सब तकरीबन उनकी जेबों में जाता है। और आज तक मेरे ख्याल में अब शायद पैसे बढ़ गए होंगे, मुझे नहीं पता क्या लागत कितनी है पैसों की, लेकिन वो पैसा सब कुछ वापस में बढ़ जाता है। सर, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। साजिद भाई, सॉरी आपको यहाँ पर इंटरप्ट करूंगा, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। बुनियादी तौर पर इस मसले का हल क्या है? अभी ब्रेक से कबल हमारे साथ MD वाटर बोर्ड असदुल्लाह खान साहब भी मौजूद थे। वो कह रहे हैं सिर्फ 45% पानी मौजूद है जिसको जो कि मुनसफाना तौर पर फराहम कर दिया जाता है, बाकी 55% तो है ही नहीं। देखिए, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत खराब है पानी की। इन्होंने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम तबाह बर्बाद करके रख दिया। मिसाल के तौर पर अगर बकौल MD वाटर बोर्ड अगर 45% पानी है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस शहर में उस तरह से नहीं है जो कि पूरे पाकिस्तान को जो शहर पाल रहा है, इसमें इंडस्ट्रीज भी आती हैं, इसमें छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज आती हैं, फिर इसमें जो मुख्तलिफ एरियाज हैं, मुख्तलिफ टाउन्स हैं, वहाँ की ज़रूरतें भी हैं, फिर स्कूल हैं, कॉलेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, आज 13-14 साल इस गवर्नमेंट को हो गए, ये छोटे मोटे डैम लॉन्च कर सकते थे, कोई मसला इनके लिए नहीं था, लेकिन कुछ भी नहीं किया। NFC वार्ड की मद में जितना पैसा भी वफाक से सिंध को मिला है अब तक, जो अब तक रकम वहां से मिली है, आप इनसे हिसाब किताब तो पूछ लें कि इन्होंने वो पैसे लगाए कहाँ हैं। सारे सेक्टर जो वो तबाह बर्बाद होकर रह गए हैं, उनमें वर्किंग ज्यादा बराबर नहीं है। आप सिंध गवर्नमेंट के हॉस्पिटल की सूरत हाल देखने आपको अंदाजा हो जाएगा। सर पूछ लेते हैं टाउन इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गैर मुकामी अफराद को लाके, यानी
ला के बैठा दिया गया है। चलिए जिनको सर अलिफ पूछ बे लेते हैं, जीम हमारे साथ सीनियर रहनुमा ताज हैदर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ताज हैदर साहब फरमाइएगा, पानी का बहरान एक देरीना मसला है शहर का, जो कि कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू यही शहर कमा कर देता है, लेकिन यहाँ पर मसाइल के अंबार हैं सर, समंदर भी यही मौजूद, लेकिन यहाँ के शहरी फिर भी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। सर आप नहीं समझते अगर डैम की तामीर की जाए, जो कि नागुज़ीर है, दीगर ममालिक तरक्की याफ्ता ममालिक डैम्स बना रहे हैं, पानी जो बारिश का होता है उसको स्टॉक करते हैं, हमारे यहाँ सर सड़कों पर हम बहा देते हैं, कैसे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? नहीं, तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर डैम्स जो है ख़त्म किए जा रहे हैं जो बने हुए थे। वो इसलिए कि जो दरियाओं का पानी है उसको इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या ये कि जो समंदरी कटाव है उसको रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो पीने का पानी है उसकी अव्वल तो समझिए कि उसकी क्वांटिटी जिसकी ज़रूरत होती है वो काफ़ी कम होती है, लेकिन उसके लिए दीगर ज़राए हैं। ठीक है, तो सर अब आप क्या समझते हैं, हमारे यहाँ भी उसी तरफ हमें गामजन होना पड़ेगा, जो पानी है उसको उसी तरीके से इस्तेमाल के लिए कुछ फिल्टर लगा सकते हैं या कुछ मंसूबे सामने लाए जा सकते हैं और डैम खत्म कर दें, मतलब कोई कोई सलूशन नहीं है? डैम के लिए तो पानी नहीं है आपके पास, डैम को आप हवा से नहीं भर सकते, लेकिन ये कि सर हवा से नहीं भर सकते, जो मानसून के सीजन में इतनी बारिशें होती हैं, सड़कों पर पानी आता है, नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ जाते हैं, खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं सर, तो उस पानी को भी तो स्टॉक किया जा सकता है ना, यहाँ तो बंद तोड़ दिए जाते हैं बाकायदा तौर पर। नहीं, देखें डैम जो है उसके अंदर बहुत बड़ा आबी ज़ख़ीरा होता है और उसके लिए किसी दरिया का जो है, यानी जो बारिश का पानी है वो दरिया में जाएगा और दरिया के ऊपर डैम बनाया जाएगा। डैम हम गलियों सड़कों पे नहीं बना सकते, वो जो है उसके लिए। और जी हाँ, जहाँ पे पानी है जैसे बलूचिस्तान के हैं वहाँ पे छोटे छोटे डैम तो बनाए गए, लेकिन बड़े डैम भी बनाए जा सकते हैं। हिंगोल डैम है दूसरी, वो बनाए जा सकते हैं। बलूचिस्तान के लिए भी मैं सीपेक कमेटी का चेयरमैन था जी, तो मैंने यही कहा था कि नहीं, जो समंदरी पानी है उसको बड़े आराम से साफ किया जा सकता है। वहाँ एक लगी भी हुई भी है ग्वादर के लिए आरओ प्लांट, लेकिन उसको चलाया नहीं जा रहा। सर हमारे यहाँ आरओ प्लांट्स पर काम क्यों नहीं होता ताकि पानी को जो है वो साफ और शफाफ बनाया जा सके? ये जो बहरान है इस पर काबू तो पाया जा सकता है, आप बड़ी बेहतरीन तजवीज़ दे रहे हैं, आप चेयरमैन भी रहे सर, फरमाइएगा क्यों इस पर नजरसानी नहीं की जाती सर? के सैनिटर्स को जो हॉक्सवे पे प्लांट है, जो हमारी मारीपुर एयरबेस पे प्लांट है, जो बाबा भिट आइलैंड पे है, जो सब समंदरी पानी को साफ कर रही है, मैंने वो दिखाई भी उन्हें कि जनाब ये तो, और जो बलूचिस्तान का समंदर है वो हमारे समंदर के मुकाबले में तो बहुत साफ है, यानी बिल्कुल तह के पत्थर तक नजर आते हैं। लेकिन बात वही है कि डैम से पानी लाया जाता है, 45 करोड़ रुपए हर महीने अदायगी की जाती है जो प्लांट लगी हुई है। बल्कि मैंने ये तक ऑफर की थी कि मैं हुकूमत सिंध से कहूँगा कि ग्वादर के अवाम को एक तोहफे के तौर पे 10 प्लांट्स अपने, 5 एक बे पे और 5 दूसरी बे पे लगा दो। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये की जा सकती हैं, लेकिन इसमें यही है कि और हमें सिंध के अंदर भी मैं बताऊं कि जो हमारे लगे हुए आरओ प्लांट हैं उनको भी सबोटाज किया जा रहा है ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, और मुझे बड़ी दिलचस्पी है इसके ऊपर। सर तो कराची को भी कुछ आरओ प्लांट्स दे दीजिए, कुछ तोहफे दे दीजिए, यहाँ तो पानी का बहाव इतना शदीद है। अभी ब्रेक से कबल एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान साहब मौजूद थे, कहते हैं शहर में सिर्फ 45% पानी है जो कि मुनसिफाना तौर पर जो है तकसीम किया जाता है, 55% तो सर पानी है ही नहीं। तो सिंध के हवाले से कब तोहफे दे रहे हैं आप लोग? आरओ प्लांट्स इस वक्त 60-62 लगाई हुई हैं, लेकिन जो अफसरान हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं और हुकूमत उन पर सख्ती नहीं कर रही कि सख्ती करके उनको चलाए ठीक से। आरओ प्लांट्स भी लगी हुई हैं। दूसरे जो बड़े बड़े मंसूबे हैं, यानी TP1 का मंसूबा है जो कि 40 मिलियन गैलन पर डे उसको साफ किया जा सकता है। TP3 कोई 100 मिलियन गैलन जो है वो बीच में पड़े हुए हैं इस वक्त, यानी सूबाई हुकूमत पैसे लगा चुकी है, उनको एक्टिवेट कर चुकी है। जो पैसे देने हैं वफाकी हुकूमत को वो लगाने हैं। मैंने अपनी हुकूमत को यही कहा, मैंने कहा छोड़ो यार वफाकी हुकूमत को, तुम अपने पास से पैसे लगाओ, ये पानी तो चलाओ इसको, कि पानी को रिसाइकिल करने के मंसूबे कोई
उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दुनिया भर में हो रहा है ये। चलिए सर, पूछ पानी लेते हैं, की साजिद साइकिल अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा एमक्यूएम के। साजिद अहमद साहब फरमाइएगा, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी ताज हैदर साहब की भी, आप समझते कि आरओ प्लांट्स लगने चाहिए, उसको फाल किया जाए? वो कह रहे हैं कुछ प्लांट्स तो लगे भी हैं जो कि काम कर रहे हैं, लेकिन अफसरान की जानब से सबोताश किया जा रहा है। देखें, इस शहर के साथ हमेशा ज्यादा नाइंसाफी हुई ना। अभी गुज़श्ता कुछ अर्से कबल जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सेंसस हुए थे, उसमें इस शहर की आधी आबादी को कट कर दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं है। इस शहर के अंदर डिलिमिटेशन इस तरह से की गई कि मुकामी लोग असम्बली तक ना पहुंच सकें। फिर इस शहर के साथ ये भी नाइंसाफी की गई कि NFC अवार्ड की मद में जो पैसे वफाक सिंध को देता है, तो NFC अवार्ड जो उस वक्त पास हुआ था, 18वीं तरमीम जब पास हुई थी, उस वक्त मैं कौमी असम्बली में था, तो उस वक्त हमने इस NFC को 18वीं तरमीम को सपोर्ट करने की बुनियादी वजह ये थी कि कल तक वफाक डिक्टेटर बन जाता था और छोटे सूबों को कुछ नहीं मिलता था। तो हमारी ख्वाहिश ये थी कि जाने छोटे सूबों को अख्तियार मिले, क्योंकि सिंध भी छोटा सूबा, बलूचिस्तान भी, के भी। लेकिन हमने देखा कि 18वीं तरमीम के पास होने के बाद सूबे डिक्टेटर बन गए, सूबे के अंदर CM का राज हो गया। अब बेसिकली वहाँ से जो पैसा, वफाक से जो पैसा सिंध गवर्नमेंट या KPK या बलूचिस्तान गवर्नमेंट को मिलता है, बेसिकली पैसा नीचे सिटीज पर आना चाहिए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर टाउन और फिर UC लेवल तक आना चाहिए, इवन ये कि फिर वार्ड तक जाना चाहिए उसको ना। ये पैसा वफाक से आने का बुनियादी पर्पस, मकसद उसका ये है। अगर थोड़ी देर के लिए, मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि आप थोड़ी देर के लिए अर्बन को रूरल से अलग कर दें, तो अर्बन की टैक्स कलेक्शन देख लें आप और रूरल की देख लें, तो मेरा ख्याल 5% या 0.5% रूरल से आपको टैक्स मिलता होगा। अर्बन 99.5% टैक्स जनरेट करके दे रहा है वफाक को, प्रोविंस को। इस वक्त इस शहर से, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ी कि सार्जेंट्स ने जो यहाँ पर जो लोगों से चालान किए, जुर्माने किए, वो तकरीबन 5 करोड़ या 5 अरब रुपए के चालान किए। मेरे ख्याल ये कुछ फिगर था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है जी। यानी जो शहर सिर्फ चालान की मद में, जुर्माने की मद में इतना दे रहा हो गवर्नमेंट को, तो उस शहर की सूरत हाल ये हो। मिसाल के तौर पर अगर सेंसस ही सही हो जाए और मुकामी लोगों को, बुनियादी जो बेस है ना, बेस ये है, और उस बेस से जो मौजूदा जमहूरी जो गवर्नमेंट्स पाकिस्तान के अंदर है, पिछली, उससे पिछली और मैं समझता हूँ मौजूदा भी, वो इसकी नाकाम रहे कि बेस है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। सर आप क्या समझते हैं जो सिस्टम में यही, सर साजिद अहमद साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि तमाम तर सिस्टम जो यही सबसे बड़ा जिम्मेदार है इन तमाम तर मामले के, इन बहरान का, पानी के बहरान का भी? देखिए, उसकी बुनियादी वजह ये कि अगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को, ये जो भी सियासी गवर्नमेंट है, अगर उसको स्ट्रॉन्ग करेंगी, उसको अख्तियारात देंगी, तो वो यकीनन, और फिर यकीनन जब मुकामी लोग होंगे उसके अंदर, तो मुकामी लोग डोमेस्टिक प्रॉब्लम को बेहतर जानते हैं। उनको पता है कि कहाँ क्रिमिनल है। मिसाल के तौर पर अगर कम्युनिटी पुलिस का सिस्टम राय जो नाफिज किया जाए और मुकामी लोगों को भर्ती किया जाए, तो क्राइम कम होगा। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से अगर मुकामी लोग असेंबली में होंगे, मुकामी लोग, मिसाल के तौर पर गुज़श्ता जो बल्दियाती गवर्नमेंट गुजरी है, इसमें इस गवर्नमेंट को जितना तरसाया गया है हक ना देकर, जितना रुलाया दिया गया है अख्तियार ना देकर, जितना पावरलेस रखा गया, जितने इनके हाथ पांव बांध के रखे गए, इसकी मिसाल कहीं मिलती नहीं, कहीं नहीं मिलती। अच्छा सर, बिल्कुल अब 2 मिनट रह गए मेरे पास। साजिद अहमद साहब, आखिर में कंक्लूड करूंगा प्रोग्राम को, कोई भी पैगाम देना चाहे, कैसे इस बहरान को काबू किया जा सकता है? देखें, नंबर 1 ये कि हर गवर्नमेंट जो भी पाकिस्तान के अंदर आए या जाए, जाने वाली चली जाती, आने वाले को चाहिए कि वो बल्दियाती सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, बल्दियाती सिस्टम पूरे पाकिस्तान में डैम बनने चाहिए। डैम से रिजॉल्व मामला नहीं होते। मिसाल के तौर पर ताज हैदर साहब हमारे काबिल एहतराम भाई हैं हमारे, उन्होंने कहा कि डैम से नीड जरूरत नहीं होती, जो लोगों की जरूरतें होती हैं पूरी नहीं होती, तो भाई अदर्स तरीके कौन से हैं, उस पर 13 साल में, उस पर जो है बिल्कुल तवज्जो दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद अहमद साहब। ताज हैदर साहब 30 सेकंड में कुछ भी कहना चाहें सर, पैगाम देना चाहें प्लीज। देखिए, सेंसस पे मेरी किताब छप चुकी है, मैं लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ जी, कि जो सेंसस के अंदर गड़बड़ की गई है। जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर से आज ही मेरी बात हुई है, दिसंबर तक वो इंशाल्लाह हो जाएंगे। जो एक शिकवा है वसाइल का, वो दुरुस्त है, वसाइल की तकसीम नीचे तक होनी चाहिए, रूरल और अर्बन का ना करें।
آپ یہاں سے ٹیکس ضرور دے رہے ہیں لیکن وسائل سارے وہاں سے آ رہے ہیں، پانی وسائل سارے وہاں سے آ رہے ہیں، بالکل، اور اس حوالے سے منصفانہ تقسیم بھی ہونی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ سینئر رہنما پیپلز پارٹی تاج حیدر صاحب، اس کے ساتھ ساتھ سینئر رہنما ایم کیو ساجد احمد صاحب، آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یقینی طور پر ناظرین ہم نے گفتگو کی اور پس پردہ حقائق جاننے کی کوشش کی کہ مسئلے کا حل کیا ہے۔ ڈیمز کی تعمیر ناگزیر ہے اور بالکل ڈیمز کے ذریعے کسی حد تک پانی کی منصفانہ تقسیم بھی ہو سکتی ہے، پانی کو سٹاک بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آر او پلانٹس لگے ان کو بھی فعال بنانا چاہیے اور اس حوالے سے حکومت کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ پروگرام کا ٹائم بالکل اختتام پذیر ہو چکا ہے، آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی۔ عوام کے ساتھ سے ارسلان نعیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔